ठीक कहा यार, वरना इतना रायता फैलता मैं समेट नहीं पाता था। हाँ भाई बैठ जाओ प्लीज, शांत रहो, पढ़ते हैं। देखिए रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और देखिए इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन का सवाल आता है। आप प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में भी टकरा सकता है। रोलिंग मोशन इंक्लाइंड प्लेन सही से देखिए, देखिए बैठो, बैठ जाओ। आज तुम्हें बैठना होगा, आज तुम्हें थोड़ा सा आराम से, तुम्हें कुछ अच्छा। हाँ भाई, हाँ आप देखिए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ और पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसका इंक्लाइनेशन थीटा है, आराम से सुनना। अब यहाँ पर मैंने देखा कि एक बॉडी है जो कि, ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। अब ये बॉडी रोल कर रहा है, ये बॉडी रोल कर रहा है, और कैसा रोलिंग है? प्योर रोलिंग, यानी रोलिंग कैसा हो रहा है? रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। अब यहाँ पे जब रोल कर रहा है, छोड़ देंगे तो ये रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। हम लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है, हम लोगों से ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर ये रोल करते हुए नीचे आएगा तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कितने एक्सेलरेशन से रोल करेगा। फिर बोलेगा कि कितना इसका, ये जो ग्राउंड है मतलब इंक्लाइंड प्लेन है, वो इस रोलिंग बॉडी पे फ्रिक्शन कितना लगाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है, पढ़ा हुआ रहेगा, बहुत सिंपल तरीके से ये जवाब दे सकते हैं। पहली बात तो बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं आराम से। तो देखिए mg का कंपोनेंट इधर होगा mg sin थीटा, और इस तरफ होगा mg cos थीटा, सही है। और उसके बाद यहाँ पर बेटा नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ होगा, और यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं कि सेंटर पर mg sin थीटा नीचे की तरफ पुल कर रहा है, और ये सेंटर पे लग रहा है। जरा ध्यान देने वाली बात ये कि सेंटर पे लग रहा है, तो क्या होगा कि ये एक्सेलरेशन को तो प्रोड्यूस करेगा, यानी स्पीड को बढ़ाएगा, लेकिन ओमेगा नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि टॉर्क सेंटर के अबाउट mg sin थीटा का 0 होगा। तो दरअसल क्या होगा कि फिसलने की टेंडेंसी नीचे की तरफ होगी, तो ये इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन जो है वह ऊपर की तरफ लगाएगा यहाँ पर बेटा, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी स्लाइड करने की केवल टेंडेंसी होगी, लेकिन स्लाइड नहीं करेगा। अब यहाँ पर जरा प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बेटा ये मैंने फोर्सेस ठीक से दिखा दिए हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास जैसे अगर आप कभी क्वेश्चन बनाते हैं तो इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा फ्रिक्शन की डायरेक्शन के रिगार्डिंग सवाल आते हैं, यानी फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, इस पे सवाल मिलते हैं, इस पे क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो है कि एक बॉडी को मैंने छोड़ा, प्योर रोल करते नीचे आ रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, तो हम बोलते हैं द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ लगेगा। और रीजन इसका बहुत सिंपल है, हम बोलेंगे सर सेंटर पे mg sin थीटा पुल कर रहा है। तो कल मैंने एक केस कराया था ऐसे कि रोलिंग बॉडी पे सेंटर पर अगर फोर्स लगता है तो याद करिए ये फोर्स क्या करेगा, केवल और केवल स्पीड को बढ़ाएगा, है ना, एंगुलर स्पीड को नहीं बढ़ाएगा, ओमेगा को नहीं बढ़ा सकता है, केवल ये स्पीड को बढ़ाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराएगा। ये ओमेगा कैसे बढ़ेगा भाई, तो ओमेगा बढ़ेगा ड्यू टू द फ्रिक्शन, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे फिसलना चाहेगा तो फ्रिक्शन इस पे पीछे की ओर लगेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और इससे ओमेगा बढ़ने लगेगा। बोलो क्लियर। तो यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे की ओर, इसी तरह mg sin थीटा जैसे सेंटर पे ये फोर्स है बेटा, उसी तरह से सेंटर पे mg sin थीटा पुल कर रहा है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा,
ये एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा, ये अल्फा प्रोड्यूस करेगा। और चूंकि प्योर रोलिंग मोशन है तो A बराबर आर अल्फा रहेगा। आराम से सुनना, छोड़ दे के भी सब व्यर्थ है। ध्यान से सुनिएगा, हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में आ रहा है। किधर लगेगा बेटा? अपवर्ड। किधर लगेगा? अब जैसे देखिए क्वेश्चन फ्रिक्शन की डायरेक्शन में दूसरा सवाल इस तरह से आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें बोलेगा कि मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, और यहाँ पर हमने एक बॉल लिया, जैसे इंक्लाइंड प्लेन है, स्लोप ऐसे रफ है, और ऐसे करके ऐसे जैसे फुटबॉल है या हाथ में कोई बॉल है, गेंद है, ऐसे करके लुढ़का दिया, रोल करा दिया, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ये ऊपर जा रहा है। ऐसे फील करो कि ऐसे करके स्लोप है या कोई रोड है या कोई सरफेस, ऐसे चढ़ाई है, ऐसे रोड में ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऐसे करके मैंने फुटबॉल ऐसे सरका दिया, इस स्लाइड ये रोल होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बोलेगा कि व्हेन अ बॉडी या व्हेन अ फुटबॉल या व्हेन अ बॉल इज रोल्ड अप, यानी थ्रो किया जिसके से रोल करते ऊपर जा रहा है, तो बोलेगा बताइए इसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है, ऊपर की तरफ। यहाँ बताइए फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? जल्दी बताइए, ऊपर या नीचे? अच्छा चलिए, एक मिनट। फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहाँ पर दो ही आंसर हो सकता था, या तो ऊपर या नीचे, और यहाँ पे दोनों तरह के जवाब आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे ऊपर की तरफ, कुछ लोग बोल रहे नीचे की तरफ। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि फ्रिक्शन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। एक बात समझिए, पहले समझिए कि हम इसमें डायरेक्शन क्या बताएंगे, और ये सवाल मिलता है, ये क्वेश्चन मिलता है, ये बहुत फेमस है। तो देखिए हम पहले करते हैं, ऐसे काम करेंगे। हम बोलेंगे सर जब आप ऊपर की तरफ रोल करके छोड़ दोगे, ये बॉडी जब ऊपर जाएगा तो स्पीड डिक्रीज करेगा, ये कुछ ऊपर तक जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्पीड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यानी इट इज वेरी क्लियर कि एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। ओमेगा जो है वो भी डिक्रीज करेगा, ये धीरे धीरे स्पीड भी घटेगा, एंगुलर स्पीड भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड नहीं हो रहा है। तो ओमेगा डिक्रीज होने का अल्फा इधर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा इधर है तो अल्फा उल्टा रहेगा, तभी तो रिटार्डेशन उल्टा होगा। रिटार्डेशन बोले तो स्पीड के वेलोसिटी के अपोजिट, वेलोसिटी ऊपर है तो एक्सेलरेशन इधर। अब एंगुलर रिटार्डेशन ओमेगा भी डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, तो अल्फा उल्टा लग रहा होगा ऐसे, इसीलिए ओमेगा भी डिक्रीज हो रहा है। बोलो क्लियर? अब फोर्सेस देखते हैं। भैया प्लीज जरा प्लीज सामने। ओ चाचा बैठ गया ना, क्या प्रॉब्लम है? सीट है, खाली जगह है, बैठ जाओ, क्या सोचते हो? अब देखिए mg sin थीटा नीचे की ओर लगेगा, तो आप बोलेंगे सर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल तो mg sin थीटा है, वो तो समझ में आ रहा है। अब mg sin थीटा सेंटर के अबाउट, अच्छा नॉर्मल का टॉर्क 0, mg cos थीटा का टॉर्क 0, तो सोचेंगे नहीं। mg sin थीटा भी सेंटर में लग रहा तो उसका भी टॉर्क 0, तो अल्फा इधर की तरफ कौन प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन, एक ही फोर्स बचा फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? नीचे या ऊपर? ऊपर, क्योंकि फ्रिक्शन जब ऊपर लगेगा तभी तो सेंटर के अबाउट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों सूरतों में अगर आप यहाँ पे बॉल को छोड़ देते हैं, रोल करते नीचे आ रहा है तो भी फ्रिक्शन ऊपर, या बॉल को ऐसे करके और स्लोप पर ना ऊपर की तरफ रोल अप कर देते हैं तो भी फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ये थ्योरेटिकल सवाल मिलता है हम लोग को, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कैसे मैंने एक्सप्लेन करा ये समझ में आया बच्चों, या दोबारा बताऊं? सृजन तो एकदम बिल्कुल सोच के बैठी थी, मुंह से निकले तो सही दोबारा, फिर देखो। सृजन ने हॉर्लिक्स पीना शुरू नहीं करा क्या? देखिए अच्छा ये ऊपर जा रहा है, इसको रोल करते हुए ऊपर भेज दिया मैंने। अच्छा मैं फोर्स लगाना बंद कर दिया, धक्का दे दिया मैंने, तो जब ये ऊपर जाएगा तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? और ओमेगा बताओ इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, दोनों ही डिक्रीज होंगे। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन पीछे होगा नीचे की तरफ, और अल्फा किधर होगा? जल्दी बताओ। ओमेगा इधर है तो अल्फा क्या एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा? अरे बताओ, अल्फा क्या एंटी क्लॉकवाइज होगा? अब ये सारे जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो फोर्स और टॉर्क की वजह से तो होते हैं। फोर्सेस दिखा दो, mg cos थीटा नीचे, नॉर्मल इधर, ये तो बैलेंस्ड है। mg sin थीटा इधर लगेगा
क्या mg sin थीटा सेंटर के बाद टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता बेटा? नहीं। तो टॉर्क प्रोड्यूस कर नहीं सकता है। अब एक और बचा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ग्राउंड पे ही लगेगा, अब ऊपर की तरफ लगेगा तभी तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। तो फ्रिक्शन किधर रहेगा? ऊपर की तरफ। बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। इट इज वेरी क्लियर। क्या दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहे हैं? यस, ये मैंने आपको सिखाया। समझ लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा ना तो उसी समय आपको याद आएगा कि यहाँ सर ने समझाया तो था। ये चीजें एक एक करके एक एक पॉइंट क्लियर भी करा था। तो यहाँ पर मैंने कैसे बताया, क्लियर हो गया? अब देखिए बेटा, चलिए ये तो एक क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा दिया। इधर ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बेटा ये इंक्लाइंड प्लेन में कोई बॉडी रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड आल्सो द फ्रिक्शन। तो हम बोलेंगे सर फोर्सेज आपने दिखा दिया 1 2 3 4 mg का कंपोनेंट जो एक इधर तोड़ दिया। अब मैं पहले न्यूटन से सेकंड लॉ इन ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर एक्सेलरेशन देखते ही नेट फोर्स देखेंगे। mg sin थीटा नीचे बड़ा होगा, फ्रिक्शन ऊपर छोटा होगा, तो तुरंत से लिखेंगे mg sin थीटा माइनस FRS बराबर ma। बोलो क्लियर हुआ? पहले क्लियर? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। क्या फ्रिक्शन की वैल्यू μ1 लिख दूं? μ1 लिखो नहीं लिखो? अरे बोलो, नहीं लिखेंगे, स्टैटिक है। μ1 थोड़ी ना होता है, वो तो लिमिटिंग वैल्यू होती है उसकी μ1। मुझे मालूम था बहुत लोग ये फ्रिक्शन देखते ही μ1 याद आने लगता है। अब देखिए यहाँ पर टॉर्क, चूंकि अल्फा इधर की तरफ होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, अल्फा क्या होगा बेटा? तो टॉर्क देखेंगे, सेंटर के वहां टॉर्क देखेंगे, केवल फ्रिक्शन का टॉर्क होगा। mg sin थीटा का टॉर्क 0, mg cos थीटा टॉर्क 0, n का टॉर्क 0, केवल किसका टॉर्क होगा? तो देखिए टाउ बराबर आई अल्फा, FRS इनटू r बराबर क्या होगा? आई अल्फा। प्योर रोलिंग में a बराबर r अल्फा होता है, तो क्या अल्फा बराबर a बाई r होगा? तो a बाई r होगा, r से r कैंसिल आउट होके r स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ये समझ में आया? क्या FRS की वैल्यू IA अपॉन r स्क्वायर दिख रहा है? तो मैं एक काम करता हूँ, फ्रिक्शन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो mg sin थीटा माइनस और यहाँ कितना होगा? IA अपॉन r स्क्वायर और इज इक्वल टू बताओ बेटा कितना होगा? ma। बोलो क्लियर? अच्छा, दोनों तरफ में m से डिवाइड कर देता हूँ और इसको उठा के उधर भी कर देता हूँ, चलेगा? m से डिवाइड होगा तो क्या इधर g sin थीटा आएगा, इधर आएगा a, m से कट गया, प्लस IA अपॉन mr स्क्वायर। बोलो क्लियर? अब a कॉमन लेके जो कॉमन का पार्ट है वो डिवाइड में आएगा। तो a का फॉर्मूला वी हैव टू रट्टा मार 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। रुकिए जहां भी है रुकिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना है? g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। मैं ये बोलना चाहता हूं बेटा कि एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिंग जैसे है mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर लिखेंगे तो m से m कट गया, r से r कट गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन होगा वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा, ना ही रेडियस पर भी, वो कट जाएगा। अब जैसे मान लो डिस्क है, तो छोटा डिस्क हो या बड़ा डिस्क हो, जब आप डिस्क लिखते हैं तो 1/2 mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर से नीचे का mr स्क्वायर कट गया। अब चाहे डिस्क छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक्सेलरेशन विल बी सेम। अब जैसे कभी बोलेगा कि एक छोटा डिस्क है जिसका रेडियस r है, एक बड़ा डिस्क है जिसका रेडियस r/2 है, एक्सेलरेशन बताइए किसका बड़ा छोटा? हम बोलेंगे यार दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि भैया मास और रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रखते ही mr स्क्वायर उड़ जाएगा। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर ये बात सिंपल। अच्छा, इस फॉर्मूले को रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में अगर पूछा जाए या जरूरत पड़ जाए रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में, तो g sin थीटा अपॉन 1 प्लस, देखिए I बराबर m के स्क्वायर, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, m के स्क्वायर का m से m कटेगा तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में पूछे तो ये हो गया। खैर, अगर मेरे से फ्रिक्शन का वैल्यू पूछा जाए कि फ्रिक्शन की वैल्यू बताए, तो फ्रिक्शन का वैल्यू सेकंड इक्वेशन को ध्यान दीजिए, I अपॉन r स्क्वायर, a का वैल्यू जो आया वो यहाँ पुट कर दूं, तो देखिए फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये आ जाएगा mg I sin थीटा अपॉन I प्लस mr स्क्वायर।
आई प्लस एम आर स्क्वायर, यकीन करो यही आएगा, यकीन करो यही आएगा एक्सेलरेशन का फार्मूला, एम जी आई साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। यकीन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? अरे सही बता रहा हूँ, कभी कभी यकीन कर लिया करो। लिखो, अरे यही आएगा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर में एक की वैल्यू तो पुट करो। शांति। ओ भाई, तो इस तरह से ये जो है एक्सेलरेशन है और फ्रिक्शन, इन दोनों का फॉर्मूला एकदम रट्टा मार लो, याद कर जाओ। हो गया? आओ मिलकर मिटाएं। अरे अभी तो हम टेस्टर ही पढ़ रहे हैं। भैया जिसको जहां जहां बैठना एक बार बैठ लो, जिसको जहां जहां बैठना है एक बार बैठ लो। आ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अब ठीक है, सब बढ़िया? और किसी को कहीं बैठना है? आओ तौफीक, आओ तौफीक, ध्यान नहीं चक्कर में। आ जाओ तौफीक, आ जाओ। अरे आ जाओ, अरे अरे तुम तो उठ ही रहे थे वहां से, अरे उठो, आओ। अजीब लोग हैं भाई हमारे यहाँ, मतलब अजीब लोग हैं। हो गया? मिटा दे बच्चों। कल से आगे बैठना यहाँ। हाँ अभी आ जाओ, उधर से या पीछे से? शांत। अरे तुम्हारा चैन नहीं पड़ा देवी का भैया? आराम से ठंड रख ले भैया को बिठाना है। हाँ दे 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 स्पीडी। हाँ ए शांत, इधर बिठा रहा हूँ। अच्छा बेटा, बेटा प्लीज प्लीज। देखिए यहाँ सबसे पहली बात, बेटा सुनिए और बातें मत करिए। बात करना है बाहर निकल जाइए, जिनको बात करना है बाहर निकल जाइए भाई, आपका टाइम बहुत है। आप पंचवर्षीय योजना में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 25 साल तक नीट दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग के लिए ये साल बहुत डिसाइडिंग ईयर है। ध्यान दीजिए यहाँ पर बेटा, इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मान लीजिए रिंग इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, अगर मुझसे कहेगा रिंग में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैं आई की वैल्यू यहाँ लिख लूंगा एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर 1 प्लस 1 2, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग हो रहा होगा तो जी साइन थीटा बाई 2। अगर कहेगा फ्रिक्शन कितना होगा, यहाँ देखिए बेटा,
आई की वैल्यू लिखे mr स्क्वायर, यहाँ लिखे mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर, और उधर ऊपर mr स्क्वायर कट जाएगा, नीचे 2 बढ़ जाएगा, तो आप लिखेंगे mg sin थीटा बाई 2। तो देखिए रिंग अगर प्योर रोल करते हुए आएगा तो एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है ये आपके सामने है। दूसरी बात बेटा, अगर ये डिस्क है तो डिस्क के केस में एक्सेलरेशन, इधर ध्यान दीजिए, पहले सुनिए, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 होगा, mr स्क्वायर तो भूल जाइए, 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2, इसका 2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, तो यानी एक्सेलरेशन इज 2/3 g sin थीटा। रुक जाइए ध्यान से। फिर यहाँ पे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ देखिए 1/2 लिखेंगे, यहाँ 1 है, 1/2 प्लस 1 3/2, ऊपर 1/2, 2 से 2 कटेगा, सोचिए आग लगाइए, 1/2 और नीचे 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 1/3, तो 1/3 इंटू mg साइन थीटा। रुकिए, तो इस तरह से हम कोई भी बॉडी जो रोल करते हुए नीचे आ रहा होगा उसका हम एक्सेलरेशन और उसमें लगने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू हम एक सिंपल फॉर्मूला में याद रखना है, इससे हम बता देंगे क्वेश्चन। फिर सुनिए, ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए बेटा, क्वेश्चन को समझिए, अगर मुझसे ये कहता है कि इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर कोई बॉडी ऐसे बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट से छोड़ते हैं और यहाँ से ये रोल करता हुआ नीचे बॉटम पर पहुंचता है। अगर मेरे से कहता प्योर रोल करता हुआ नीचे आया, कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा। मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ जो है वो s है, तो मैं यहाँ पर सिंपली बोलूंगा कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए सेकंड इक्वेशन और मोशन लगाऊंगा कि कितने टाइम ये बॉटम पर पहुंचेगा। तो u की वैल्यू 0 है, इनिशियल स्पीड 0 है, तो u बराबर 0, और यहाँ पर पहुंचा s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, या t टाइम में पहुंचा तो हाफ a t स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर t बराबर हो जाएगा √2s बाई a। अब ये ध्यान दीजिएगा, s और a की वैल्यू अभी हमने पढ़ा था g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर, g sin थीटा और अपॉन u ऊपर चला जाएगा 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मुझसे कहेगा कि वो कौन सा बॉडी है जिसको नीचे आने में टाइम बहुत ही छोटा लगेगा, जैसे बोलेगा कि रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, और सिलेंडर तो जो है वो स्फीयर के जैसा ही होगा, सॉरी डिस्क और रिंग के जैसा ही होगा, चलो सॉलिड सिलेंडर ही पकड़ लेते हैं, सिलेंडर। अब देखिए बेटा, हम लोग को कहेगा कि इनमें से किसको सबसे कम टाइम लगेगा नीचे बॉटम पर पहुंचने में, तो हम बोले देखिए एस तो सबके लिए सेम है, यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ, थीटा भी सेम, जी भी सेम, आई अपॉन mr स्क्वायर, यानी जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा उसको सबसे कम टाइम लगेगा, क्योंकि आई ऊपर है तो टाइम भी सबसे कम होगा, है ना। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का लिखते हैं mr स्क्वायर यानी 1, डिस्क का लिखते हैं 1/2 mr स्क्वायर यानी 1/2 यानी 0.5, स्फीयर का 2/5। अच्छा स्फीयर और हॉलो स्फीयर कर लेते हैं, क्योंकि स्फीयर का अलग होता है, हॉलो स्फीयर का अलग होता है। अब ये 2/5 का अलग 0.4, 2/3 यानी 0.66, ठीक है। तो सबसे छोटा किसका हुआ, सॉलिड स्फीयर का, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम उसको टाइम भी नीचे आने में सबसे कम लगेगा। यानी अगर आपसे कहे कि इन चारों बॉडीज को एक साथ टॉप से छोड़ दे, इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से, कौन सबसे जल्दी पहुंचेगा, तो बोलेंगे सॉलिड स्फीयर जल्दी पहुंचेगा। और सबसे देर से कौन पहुंचेगा, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे बड़ा आ रहा है। mr स्क्वायर की चिंता नहीं है, क्योंकि मास अलग अलग भी हो कोई दिक्कत नहीं, रेडियस अलग अलग भी हो कोई दिक्कत नहीं, मास और रेडियस कट रहा है क्योंकि i अपॉन mr स्क्वायर बच रहा है ना, तो mr स्क्वायर ऊपर का नीचे कट जाएगा, केवल उसमें जो 1, 0.5, 0.4, 0.66 यही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए वो कम समय में ही नीचे पहुंच जाएगा, उसको टाइम बहुत छोटा लगेगा, और सबसे देर से पहुंचेगा रिंग। अब देखिए यहीं पर क्वेश्चन में ट्विस्ट पैदा करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर।
क्वेश्चन में बोलेंगे कि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन and four bodies ring disk sphere hollow sphere reach from rest from the top of the inclined plane and which will reach earlier. इनमें से कौन earlier पहुंचा? ध्यान से सुनिए। देखिए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, चारों को छोड़ा टॉप से, कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन नीचे जल्दी पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर। लेकिन हम लोग आंसर देंगे सभी साथ साथ पहुंचेंगे। आप ध्यान दीजिए, मैंने बोला स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रोल नहीं करेगा, वो तो स्लाइड होते पाएगा। रोल कराने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है, अभी तो फ्रिक्शन टॉल प्रोड्यूस करेगा तो रोटेट हो पाएगा। इसीलिए देखिए बेटा, बहुत जरूरी बात ये है कि अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन बोल दिया तो फिर वहां पर आपको ये फॉर्मूले सब नहीं सोचने हैं। आपको तो ऐसे स्मूथ है, अब डिस्क रखोगे तो फिसलता जाएगा जी साइन थीटा से, रिंग जी साइन थीटा से, स्फीयर जी साइन थीटा से। उस केस में चारों के चारों एक साथ पहुंचेंगे बॉटम पॉइंट पर। लेकिन अगर बोले रफ इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोल करते हुए आ रहा है तो स्फीयर पहले पहुंचेगा और रिंग सबसे बाद में पहुंचेगा। बोलो क्लियर? लिखो यहां तक पहुंचो। कल 10:30 नहीं, इसलिए मैं 10:30 खुद ही बोल दिया। 10:30 आपको मैंने समय बता दिया है। 10:30 पर मैं क्लास में एंट्री मार जाऊंगा। क्लियर है ये? हम ऐसे ही हर बार बोलते हैं और एक बार हम आ भी जाएंगे, याद रखना। कल ही आ जाएंगे, कल तो मैं तुम लोग का ये जो बराबर मैं तोड़ दूंगा। मैं 10:30 पे क्लास के अंदर प्रेजेंट रहूंगा। कोई नया बहाना नहीं चलेगा। नहीं आप आपकी क्लास लेंगे, वो कह रहे हैं नहीं, मेरा बहुत मन है क्लास में, मेरे तो गजब का मन है। ए शान मिटा दे बेटा, लिखिएगा इसके नीचे शान। शान लिखिए। ये इसके आगे नीचे ब्लड तो नहीं है। लिखिएगा उसके नीचे सॉलिड स्फीयर विल रीच अर्लियर। इधर वाला टेढ़ा तो नहीं कर दिया? नहीं सीधा है। बोर्ड की लाइन टेढ़ी तो नहीं आ रही है? नहीं आई नहीं रही। लाहौर बड़ा ऊपर फिर से बोलो। सर सही तो दिख रहा है, सब दिख रहा है। चलिए मिटाते हैं। लिखिएगा सॉलिड स्फीयर विल रीच अर्लियर whereas ring will reach later। ring will reach later, रिंग बहुत बाद में पहुंचेगा। ध्यान दीजिए बच्चों, तो ये लिख लीजिएगा। ये मैं जानता हूं आप सभी लोगों को कितने खतरनाक प्राणी है। ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, जबकि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर, ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन
all bodies will reach at same time, यानी कि बेटा सभी बॉडी सेम टाइम पर पहुंचेंगे। will reach at the bottom same time, ठीक है, at the bottom simultaneously, कोई आगे पीछे नहीं क्योंकि यहाँ पे स्लाइड होगा। ठीक है, ये बहुत झटके में अगर याद रह गया तो सही ऑप्शन आ जाएगा, वरना सॉलिड स्फीयर आप टिक कर दोगे गलतफहमी में। ठीक है, यहां पर बेटा इंक्लाइंड प्लेन पर हमने ये पढ़ा, इंक्लाइंड प्लेन पर हमने पढ़ा प्योर रोलिंग मोशन। मिटा दो बेटा, एक लाइन था, हमारे यहां तो खतरनाक प्राणी पढ़ते हैं। लिखिएगा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, लिखिएगा बेटा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। हाँ देखिए बेटा, इधर ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए प्लीज। अच्छा चलो बताओ, क्या आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जानते हैं? हाँ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। प्लीज जरा ध्यान से सुन लीजिए। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर या p स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, अच्छा भाई, क्या आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जानते हैं? हाँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या एक और भी आप कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2i, ये भी तो कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए बेटा, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी दरअसल, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रोलिंग मोशन में दोनों तरह के मोशन होते हैं। रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन होते हैं, इसीलिए बेटा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी दरअसल, आराम से सुनिएगा, इट इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सुनिए ध्यान से, रोटेशन को RT से लिख देते हैं। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी दरअसल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा, ये आप ही के लिए है, मौका पूरा दूंगा लिखने का। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटा? हाफ mv स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर। और रोटेशनल कितना हो गया बेटा, जल्दी बताइए? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा बताइए, हम जानते हैं इन प्योर रोलिंग मोशन, देखिए प्योर रोलिंग मोशन में ही v इक्वल टू आर ओमेगा होगा, इम्प्योर रोलिंग मोशन में v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं होगा, क्योंकि इम्प्योर से आप समझ रहे होंगे कि वहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बेटा ये प्योर रोलिंग के केस में इस फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट करेंगे, और वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए, अगर कभी भी प्योर रोलिंग मोशन हो रहा होगा, प्योर रोलिंग मोशन, तो आप इस केस में, प्योर रोलिंग मोशन केस में आप इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? क्या हम ओमेगा को v बाई आर कर सकते हैं? है ना? तो अगर मैं यहाँ पर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी लिखूं, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी लिखूं, तो हाफ mv स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और हाफ आई ओमेगा की वैल्यू v बाई आर लिख दूं, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बात समझो बेटा, मैं यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर कॉमन करना चाहता हूँ, बाहर निकालना चाहता हूँ। हाफ mv स्क्वायर निकलेगा तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाफ भी है, v स्क्वायर भी मास नहीं है, तो m से डिवाइड करना होगा। पहले यहाँ तक पहुंचो, पहले सब कुछ आराम से, घबराना नहीं है। यही बैठा
जल्दी से ये बैठे। हरदीप बहुत अच्छा बात कर लेता है। आराम से आराम से। मिटाएं, एक तरफ इधर मिटाता हूं, इधर की साइड। मैंने कहा इधर किस, आराम आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। आज मनोज एकदम सही जगह बैठा है। आराम से मनोज। ये भी तुम्हारे बारे में अफवाह उड़ा रहा है, कुछ गलत सलत अफवाह उड़ा रहा है। देखिए बेटा, सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनिए। अब बेटा मैं यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखिए, हाफ mv स्क्वायर आपने कॉमन कर दिया, बाहर आ गया, तो क्या होगा 1 प्लस, और हाफ बाहर आ गया, v स्क्वायर बाहर आ गया, m नहीं है तो m डिवाइड में चला जाएगा, i अपॉन mr स्क्वायर। यानी बेटा एक बात सुनिए, आपको रोलिंग काइनेटिक एनर्जी अगर प्योर रोलिंग दिखाई दे, प्योर रोलिंग बोला जाए कि प्योर रोलिंग मोशन है, बस आप तुरंत से लिखेंगे रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट में 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। कहीं कहीं हो सकता फॉर्मूला लिखा हो i इक्वल टू mk स्क्वायर, m से m कैंसिल करके रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में यह फॉर्मूला हो सकता है। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये हमारे लिए समझदारी की बात है, इससे क्वेश्चन बनाने में बड़ा आसान होता है। अब जैसे ध्यान दीजिए एक मिनट सुनिए। अब जैसे मान लीजिए हमारे को क्वेश्चन किस प्रकार के इसमें आते हैं, जो हमारे को क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं, जैसे बोलेगा ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये मान लीजिए s डिस्टेंस है, या बोल देगा h हाइट का इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा है, कहिए प्रिंसी बोल रहे हैं, प्रिंसी देखना बेटा कैमरे में आ गई है। देखिए अब ये थीटा है, इंक्लाइनेशन। अब बेटा बोलेगा कि यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक बॉडी मैंने यहाँ से छोड़ा, जैसे मान लो एक डिस्क है, इसको मैंने यहाँ से छोड़ा, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ से छोड़ा तो ये यहाँ से प्योर रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, और प्योर रोल करता हुआ नीचे आया, यहाँ पर आया, तो वी हैव टू फाइंड द स्पीड एट द बॉटम। बोलेगा कि यार बॉटम पे ना स्पीड फाइंड करो कि v की वैल्यू कितनी होगी। अब ध्यान दीजिए, ये प्योर रोल करते हुए आ रहा है, यानी रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। यहाँ बेटा रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग है, विदाउट स्लाइडिंग है, यानी बेटा स्लाइड नहीं हुआ है। अब ये प्योर रोल हो गया ना, और यहाँ से स्लाइड मतलब प्योर रोल करता हुआ यहाँ तक आ गया, व्हाट विल बी द स्पीड। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पहले सुनिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब हम इस क्वेश्चन में देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये दिमाग में आएगा कि हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने जा रहे हैं। तो सवाल उठता है सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो ही नहीं सकता। पहला कंफ्यूजन ये दिमाग में डेवलप होता है, आप लोग के नहीं हो रहा होगा मुझे मालूम है, आपके दिमाग में तो ये हो रहा होगा कि कितना टाइम बाकी है, कितना टाइम बाकी है। ठीक है, खैर तो मुंडी ऊपर करिए और मेरी बातों को सुनिए। जो बच्चे इस क्लास से सिलेक्ट होंगे ध्यान दीजिएगा, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि सबसे पहली बात तो कंफ्यूजन ये रहता है कि सर मैकेनिकल एनर्जी आप कंजर्व कर ही नहीं सकते बिकॉज फ्रिक्शन यहाँ एक्ट हो रहा है। भाई दो केसेस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता था, जब फ्रिक्शन से वर्क ना हो और एक्सटर्नल एजेंट से वर्क ना हो, तो वहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती थी। यहाँ पर सर फ्रिक्शन लग रहा है, तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन लग तो जरूर रहा है लेकिन फ्रिक्शन से वर्क नहीं हो पाएगा। क्यों?
क्योंकि फ्रिक्शन जहां पे लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट केवल स्लाइड होना चाहता है, स्लाइड नहीं हो पा रहा है। फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट फिसल नहीं पा रहा है। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ग्राउंड के ऊपर फिसल नहीं पा रहा है। सो यहां पर जब फिसला नहीं, घिसा नहीं, दो अवसर पे घिस नहीं पाए तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रह रहा है। तो हम यहां पर बोलेंगे यहां फ्रिक्शन लगने के बावजूद भी यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, बिकॉज फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लग रहा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड नहीं कर पा रहा है, सो फ्रिक्शन से वर्क नहीं हो रहा है। द मेन फैक्ट कि फ्रिक्शन से वर्क नहीं हो रहा है, और अगर वर्क नहीं हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी विल कंजर्व। क्लियर हो गया? तो हम यहां पर इस सवाल को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से बनाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। पहले सुनिए इनिशियली, अब यहां पर बेटा काइनेटिक एनर्जी 0 है, हाइट mgh है, यहां से हाइट ले लो तो mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक 0। और फाइनली यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में यहां पर आप गलत कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, ये रोल करता हुआ आएगा ना, तो हम बोलेंगे सर इसमें रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होगी। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी होगी। हम यहाँ प्योर रोलिंग बोल रहे हैं, प्योर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? तो फॉर्मूला याद रखेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ब्रैकेट में 1 + I/mr²। ये फॉर्मूला हमें रोलिंग काइनेटिक एनर्जी देखिए तुरंत लिख दिया हमने, हमें टाइम नहीं लगा क्योंकि हमें याद है, और याद है तो क्वेश्चन तुरंत बनेगा। अब m से m कैंसिल आउट हो गया, 2gh इज इक्वल टू v²। देखिए 2 डिवाइड ऊपर आ गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है तो हाफ mr² से mr² कैंसिल 1/2, ठीक है। 1 में 1/2 ऐड करेंगे 3/2, 2 ऊपर जाएगा तो v बराबर डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 2 जा 4, 4gh/3। इस तरह से हमने स्पीड को सॉल्व कर लिया। कैसे करा? मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करके। देखो हाँ जी, ये तो गलत बात है, क्यों? एक बार और फ्रिक्शन, मैं तो बोला फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ लग रहा है, तभी तो रोल होते आ रहा है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है क्योंकि फ्रिक्शन से वर्क नहीं हो पा रहा है। क्योंकि फ्रिक्शन जहां पे लग रहा है वो पॉइंट फिसल नहीं पा रहा ग्राउंड के ऊपर, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क नहीं है। हाँ अरे हो गया सीजन, शांति बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बेटा एक क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, मिटा दूं अब? लिख लिया आप लोगों ने? देखिए ये जो क्वेश्चन है बेटा इसको समझिए। क्वेश्चन में क्या है ध्यान दीजिएगा प्लीज। पहले तो एक डायग्राम है, क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए इधर सुनिए प्लीज, सुनिए क्वेश्चन को समझिए। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन और सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल M है,
ठीक है भाई, एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है। ये क्या है बेटा? डिस्क, ठीक है ना। अब इसका मास एम है, रेडियस आर है, रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है। अगर रोलिंग विद स्लाइडिंग होगा तो बोल देगा, रोल कर रहा है समझ जाना प्योर रोल है। अब कर रहा है रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड देन रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन। इस तरह का एक बेटा प्लेन है जिस पर ये रोल करता हुआ ऊपर जा रहा है। कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज v, यहां पर बेटा बॉटम पॉइंट पर स्पीड v है, तो कह रहा है द हाइट टू विच द डिस्क विल राइज, कितने हाइट तक ये डिस्क ऊपर जा सकेगा, यहां पर वेलोसिटी 0, एंड कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर यहां पर स्लाइडिंग नहीं हुआ, प्योर रोल करते हुए ही गया है। अब यहां पर देखिए पहला कंफ्यूजन दिमाग में यहां पर आता है, सुनिए ध्यान से। यहां पर बेटा पहला कंफ्यूजन आता है, सर देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना है, एक मिनट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे हाइट पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा, तो बनाते समय, इस सवाल को बनाते समय कंफ्यूजन ये आता है कि सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना, ये बात समझ में आ रही है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना, ये बात समझ में आ रही है। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना है तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल ध्यान देना, तो यहां पर पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो यहां पर दिमाग में आता है कि सर अगर ये ग्राउंड में मानूं तो देयर इज सम हाइट mgr, होगा कि नहीं होगा? तो देखिए बेटा इसीलिए मैं बोलता हूं कि नीट में जो क्वेश्चन डिजाइन होगा वो इस तरह से होगा, बोलेगा स्मॉल डिस्क, अगर बोल देगा स्मॉल डिस्क तो इसका मतलब इंप्रेशन क्या जाता है स्मॉल डिस्क का, कि रेडियस जो है वो इस हाइट के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। जैसे बोलेगा स्मॉल स्फीयर इज रोलिंग एंड रोलिंग अप ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, या रोलिंग अप ऑन द सरफेस, इस तरह का कर्व सरफेस पर रोल अप हो रहा है, तो बताइए मैक्सिमम हाइट। तो जब स्मॉल बोलता है तो इससे इंप्रेशन ये जाता है कि आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में जो सेंटर ऑफ मास की हाइट ले रहे हैं वो नेग्लिजिबल ले लेना है। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो बताइए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे? 0। वैसे कायदे से क्या होना चाहिए? mgr। लेकिन अभी हम ऑप्शन जिस तरह का देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पर ये लिखा नहीं है, लेकिन हम ये रेडियस को नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, तो हाइट नहीं लेके चल रहे, बहुत छोटा रेडियस है, नेग्लिजिबल। प्लस अब काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल लिखूं, यानी रोलिंग एनर्जी क्या होता है? हाफ mg² ब्रैकेट में 1 प्लस आई कितना होगा? हाफ mr², तो हाफ से mr² से mr² कट गया, बचेगा क्या? हाफ, और इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर सिंपली mgh करना है, तो mgh करना है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वहां 0 है, तो m से कैंसिल, h बराबर कितना आएगा बेटा? h निकालना है मुझे, तो देखिए 1 + 1/2 कितना? 3/2, 2 2 जा 4, 3v² 4g। अब मैं आंसर मिलाता हूँ, देखते हैं हमारे पास, चूंकि देखिए अगर r लेना होता तो हमारे आंसर में r भी आता ना, यहाँ पर बहुत सिंपल आंसर ऑप्शन देखकर मैंने पकड़ा, 3v² 2g, 3v² 4g, v² 4g और v² 2g, और ये 7 का आंसर है सेकंड, 3v² 4g। तो यानी कि ये क्वेश्चन में ऑप्शन देकर के मैं समझ गया कि रेडियस नेग्लिजिबल है। तो नीट के जो लैंग्वेज होंगे क्वेश्चन में वो बोलेगा स्मॉल स्फीयर, स्मॉल डिस्क। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यानी सेंटर ऑफ मास की हाइट को नेग्लिजिबल मान के mgr जो लिखना वो नहीं लिखना। बोलो क्लियर हो गया? अरे बोलो क्लियर है? अच्छा देखिए एक बात और सुनिए, इसमें सुन लीजिए, पहले आप ही लिखिएगा, आपके लिए ही है सब कुछ, मुंडी पर करके। अच्छा बेटा एक बात बताइए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अच्छा देखिए मैंने इस तरह का एक सरफेस लिया, इस तरह का, ध्यान से समझना प्लीज, ध्यान से समझना। अब मैं आपसे बोलता हूं कि आधा पोर्शन रफ है, आधा पोर्शन रफ है और आधा पोर्शन स्मूथ है, ये स्मूथ है। अब मैं आपसे कहूं कि यहां पर ये बॉडी ऐसे करके छोड़ा, एक स्फीयर छोड़ दिया, दिस इज ए स्फीयर, और मैंने इसे छोड़ा। अब मुझे बताओ एच हाइट से छोड़ा, एच हाइट से छोड़ा, और जब भी यहां से चलता है सरफेस, रफ सरफेस पे हमेशा प्योर रोल करेगा, प्योर रोल करता हुआ ये नीचे आएगा, प्योर रोल करता हुआ नीचे आएगा,
और स्मूथ सरफेस पे ये ऊपर जाएगा। आपको बताना है कि यहाँ जो ये हाइट जहां तक जाएगा, ये हाइट वो मान लीजिए h डैश है, तो आपके पास ऑप्शन है कि ये जो h डैश होगा वो क्या h के बराबर होगा, या फिर जो h डैश होगा वो h से छोटा होगा, या फिर ये जो h डैश होगा वो ग्रेटर देन h होगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा। ये a, ये b, ये c और ये d। आप क्या ऑप्शन लेंगे? एनर्जी कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी होगा सर। डी, बी, ए कौन बोल रहा है? ए भी, अरुण भी ए। और कौन बोल रहा है? देखो बेटा मैकेनिकल एनर्जी हर जगह कंजर्व है, कहीं कोई राता लफड़ा नहीं है। आपको बताना है हम इसमें क्या आंसर दें। ए बी सी डी में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है हर जगह। आधा पोर्शन ये रफ है, ये स्मूथ है, ये साइड से वहां छोड़ा है, इधर एच डैश साइड तक जा रहा है। सोच लिया, समझ लिया? यस सर। चलिए अरुण आप एक्सप्लेन करिए। बोलो बोलो। एनर्जी लॉस बिल्कुल होगा नहीं उसमें। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, जितनी हाइट वहाँ पर है उतनी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर भी चेंज होगी, उतनी पोटेंशियल एनर्जी में टोटल हो जाएगा। तो एच तक जाएगा, एच डैश बराबर एच होगा। अच्छा सिरजन से पूछते हैं, सिरजन ने क्या सोच के जवाब दिया था? सिरजन ने क्या बोला था? बी। बी। हाँ सिरजन से पूछते हैं, सिरजन बताओ बी क्यों हुआ? हंस क्यों रहे हो सर? ये हंस नहीं रहे, तुम जवाब दे दिए, अच्छा लगा। क्या हुआ? मनोज भैया का ए आया है, सेकंड। तो भाई साहब अब बी के लिए लोगों ने धीरे धीरे एक प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, एक आंदोलन खड़ा हो गया, नहीं बी सही है। सिरजन बोलना चाहती है, सिरजन में हिम्मत आ गया। पहले सिरजन थोड़ा सा शांत थी, बोल नहीं पा रही थी। बोलो सिरजन। मैंने वेलोसिटी मानी है, ऐसे मानी है, ठीक है? हाँ हाँ। उससे मैंने हाइट निकाली इसकी, यहाँ हाँ। तक की, रफ तक की। अरे यार हंस क्यों रहे हो? तुम एक्सप्लेन करो। नहीं मैंने फॉर्मूला दिया? हाँ, ओह सर, माय मैंने गॉड, formula फॉर्मूला। दिया। हमें भी फॉर्मूला बताओ यार, हाँ। हमें तो कुछ याद ही नहीं है फॉर्मूला। तुम बताओ मनोज कुमार सिंह, बी कैसे? एक मिनट, मनोज कुमार सिंह बी बोलेगा कैसे? यहाँ पे v भी होगा, ओमेगा भी होगा। हाँ। वो आ गया, वो v आ गया है। अब आगे बढ़ो। ओमेगा कहाँ जाएगा? और वहाँ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, वहाँ सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लगेगी, जिससे h p स्क्वायर अपॉन 2g आएगी, जो कि कम आ रही है। अब देखो पहले तो सही इसका आंसर जो है वो है सेकंड ऑप्शन, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूं कि एक्सप्लेनेशन इसका है क्या। अब सुनो ध्यान से। अच्छा बेटा देखिए, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, यहां पर mgh पूरा का पूरा रोलिंग एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। अब mgh जो एनर्जी है उसको मैं थोड़ी देर के लिए एज फॉर एग्जांपल 10 जूल मानता हूं। तो यहाँ जो 10 जूल है यहाँ पर भी 10 जूल होगा। 10 जूल में से कुछ पोर्शन ट्रांसलेशनल के फॉर्म में होगा और कुछ पोर्शन रोटेशनल के फॉर्म में होगा। लेट अस सपोज ट्रांसलेशनल के फॉर्म में 5 जूल है और रोटेशनल के फॉर्म में 5 जूल है। अब यहां से जब आगे जाएगा स्मूथ सरफेस पे तो ये ओमेगा भी होगा और v भी होगा, लेकिन ओमेगा में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए क्योंकि ओमेगा इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि देयर इज नो फ्रिक्शन, तो ओमेगा को कोई चेंज कराने वाला मौजूद ही नहीं है। एकदम स्फीयर ऐसे घूमते जाएगा। तो हम बोलेंगे सर ओमेगा में रोटेशनल काइनेटिक में देयर इज नो चेंज, 5 जूल तो रोटेशनल बिल्कुल प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक स्पीड वो स्पीड डिक्रीज, क्योंकि mg sin थीटा पुल करता है नीचे, तो स्पीड जो है वो रिटार्ड होगा, लेकिन ओमेगा रिटार्ड करने के लिए टॉर्क नहीं लग पा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो रोटेशनल काइनेटिक बिल्कुल वैसे ही रहेगा, 5 जूल से घूमता रहेगा। बस ये जो है 5 जूल से 4 जूल, 4 जूल से 3 जूल, 3 जूल से 1 जूल, 0 जूल। जहां पर ये रुकेगा मतलब ऊपर जाना बंद करेगा, वहां पर ये घूमता हुआ नजर आने लगेगा, घूम रहा है। यानी ओनली द ट्रांसलेशनल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल वैसे ही घूमता रहेगा, यानी 5 जूल वैसे ही रहेगा। तो जो हाइट होगा
पोटेंशियल एनर्जी जो गेन करेगा वो 5 जूल कन्वर्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी में, ना कि 10 जूल जो पूरा कन्वर्ट होगा। 5 जूल जो रोटेशन वो एज इट इज बना रहेगा, वो एज इट इज बना रहेगा, और हाइट यहाँ पर कम हाइट जाएगी, क्योंकि 5 जूल है वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अरे बोल दो, नहीं समझ में आया? क्या चेंज नहीं हुआ? रोटेशनल काइनेटिक। क्यों नहीं चेंज हुआ? फ्रिक्शन नहीं है, वो वैसे ही घूमता रहेगा ऐसे। जब यहाँ पर तुम देखो यही तक जा पा रहा है, उस समय रुका हुआ नहीं रहेगा, स्पीड जीरो होगी, v जीरो होगी, ओमेगा जीरो नहीं होगी, घूमता रहेगा उतनी स्पीड से घूमेगा जितना यहाँ घूम रहा था, हर बार उतना ही घूमता रहेगा। ओमेगा अपना चालू है, ओमेगा अपना चालू है, और v जीरो हो गया, तो 5 जूल ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा, और उसकी वजह से हाइट कम मिलेगी। 10 जूल की हाइट बड़ी होती है, 5 जूल की हाइट कम रहेगी। दैट्स व्हाई h डैश इज लेस देन h। बोलो, रीजन समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो हम यहाँ पे सही आंसर क्या देंगे? बी। मनोज कुमार सिंह, समझ में आया? अरुण, बहुत लोगों को इस सवाल में गड़बड़ हो सकता था, इसलिए मैंने करा दिया। जो मैं करा रहा हूँ बेटा वो सब फेमस सवाल है, मैंने देखा हुआ है बुक में, मेरे से पूछने आते हैं लोग, मैं देख चुका हूँ, इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ ताकि आपके पास ये समस्या ना हो। लिखिए भाई, लिख लीजिए। आराम से, आराम से। अरे यहाँ पे रीजन समझ में आया? मिटाते हैं। तूने देखा था क्या ये क्वेश्चन? ये तो बोला था बी बी होगा, मुझे नहीं पता। नहीं सर, उसको मैंने किया क्या मुझे ऊपर mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर। वो सब सही है, वो तो सही है, आगे तेरे दिमाग में कैसे आया? तुक्का? वो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस काम कर गया। सर पूरी वेलोसिटी निकल गई थी। हाइट निकाली। हम वेलोसिटी क्यों निकाले? वही तो मैंने उससे हाइट निकाली, वो वाली हाइट ज्यादा आ गई थी इससे। वेल, हो गया भाई? मिटा दे। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, मिटा दें। देखिए, इम्प्योर रोलिंग मोशन, देखिए इम्प्योर रोलिंग मोशन, जरा प्लीज, जरा प्लीज देखिए इम्प्योर रोलिंग मोशन। देखिए बेटा, इम्प्योर रोलिंग मोशन को रोलिंग विद स्लाइडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोलिंग विद स्लाइडिंग। घबराना नहीं, इट्स मी ओनली। रोलिंग विद स्लाइडिंग, बड़े आराम से, बड़े। देखिए, मैं आपको रोलिंग विद स्लाइडिंग का सवाल बनाने का केवल एक ही कंसेप्ट है, इस पे सवाल तुरंत बन जाता है। पहले ध्यान से सुनिए, रोलिंग विद स्लाइडिंग में क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं वो मैं कंसेप्ट आपको तुरंत से सिखा देता हूं। उसके बाद देखिए, मैं 2 सवाल करूंगा, तुरंत बन जाएगा। आप बोलेंगे सर बड़ा इजी वे था क्वेश्चन बनाने का। पहली बात जो इसमें कंसेप्ट है वो कंसेप्ट सीखिए। कंसेप्ट, कौन से कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन बनते हैं सर? रोलिंग विद स्लाइडिंग में क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? फिसलेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? स्लाइड होगा। या v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं होगा, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा हो तो फिर तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड ही नहीं होगा। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड हो रहा है, सो इट इज वेरी क्लियर कि v इज नॉट इक्वल टू आर ओमेगा। अब क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे सर? कंसेप्ट क्या सुनिए।
देखिए बेटा, अगर जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें दोनों मोशन है, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एक काम करिए, इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखिए, इस एक्सिस के अबाउट नहीं, इस पॉइंट के अबाउट नहीं, इस पॉइंट O के अबाउट लिखिए एंगुलर मोमेंटम। अब मैं O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आपको लिखने को कहूं, यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, बिल्कुल आराम से समझना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। अब O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मैं आपको लिखने को कहूं, आराम से सुनना। तो O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में हम 1 by 1 करके काम करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O लिखेंगे तो हम बोलेंगे सर पहले ट्रांसलेटरी मोशन है तो NVR करके एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, और फिर रोटेटरी मोशन है तो रोटेटरी मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन जैसे देखिए, आप पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर है M और सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी V, तो यहां पर बोलेंगे पूरे बॉडी को भूल जाएंगे, पूरे बॉडी को भूल गए, सेंटर ऑफ मास को देखेंगे, सेंटर ऑफ मास पे मास M मास का पार्टिकल सपोज करेंगे, ये ऐसे चल रहा है mv और देयर इज सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो यहां पर हम लिखेंगे m इंटू v इंटू r, यानी मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका होगा बेटा? सेंटर ऑफ मास का। किसका होगा? सेंटर ऑफ मास का। क्या मैं r परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूं तो चलेगा? चलेगा ना, घबराना नहीं। प्लस डायरेक्शन के साथ लिखना होगा, जैसे कि इसमें MVR है, R इधर है, MV इधर है, इधर की तरफ, या सोचिए V इधर है तो ऐसे घूमना चाहेगा तो बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ, ठीक। फिर उसके बाद रोटेटरी मोशन, तो रोटेटरी मोशन में अब इस पॉइंट का कोई यूज नहीं है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, आईकॉम इनटू ओमेगा, आईकॉम इनटू ओमेगा। डायरेक्शन के साथ लिखना है बेटा, डायरेक्शन के साथ लिखना है। कभी कभी हो सकता है आईकॉम इनटू ओमेगा और MVR कभी सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट मैंने प्लस कर दिया। हो सकता है ओमेगा ऐसे हो तो अपोजिट है तो माइनस करना ना भूले, है ना। इस तरह से हम जब किसी बॉडी में ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों होते हैं तो एंगुलर मोमेंटम हम पूरे बॉडी का मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम इस तरह से लिखते हैं। अभी लिखिए, अभी और बात कर रहे हैं इस पर, है ना, इस कंसेप्ट पे सवाल बनाना भी बात कर रहे हैं। आराम से आओ मिलकर लिखे। ठीक है, नाश्ते का टिफिन निकाल के देखो, एक लाइन में सही है। मिटा दे आराम से बेटा, आराम से, बातचीत नहीं करना है। क्या हुआ आप लोग, सब ठीक है ना? सदमे में क्यों है? बहुत ज्यादा सदमे में है। अच्छा देखिए 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 देखिए, अरे देखिए तो सही, अरे देखिए, एक वक्त था जब एक सवाल मैंने कराया था, उस सवाल को बताने समय में अंदर ही खुशी नहीं हो रहा था, अंदर ही अंदर मैंने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करा। मैंने कहा नहीं, अभी बोलूंगा तो ये सामने की जनता एकदम बिल्कुल हिंसक हो जाएगी, दंगा फसाद हो जाएगा,
है ना। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कोई मामला हाथ से बिगड़ जाए, इसलिए मैंने उस चीज को बोला भी नहीं। मैंने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करा, मैंने ये बात बोला भी नहीं। देखिए मैं एक सवाल आपको कराया था। अच्छा उससे पहले बेटा एक बात मुझे बताओ, ये रॉड है सिंपल, अगर मैं बोलूं सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी v है और ओमेगा इधर है, बताइए इस एंड के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है इस रॉड का। अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम अबाउट a लिखना है, अबाउट a, तो मैं क्या करूंगा, पहले ट्रांसलेटरी देखूंगा। तो ट्रांसलेटरी ये है mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास देखना है बस, mv इंटू l बाई 2, और किधर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है ना, इनवर्ड ऐसे। बैल बुद्धि इसी दिन के लिए पढ़ा था, पता है इसमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की करोगे, अंदर की तरफ दिमाग लगाओ, ऐसे घूमेगा नहीं। आर क्रॉस पी लिखना है तो आर क्रॉस पी लिख लो, बैल। और स्पीकर नहीं है, कितनी बार बोला। अच्छा बटवा दे प्लस। अब बताइए, अब इसमें देखिए रोटेटरी मोशन भी हो रहा है, तो आई कॉम इंटू ओमेगा, आई कॉम सेंटर ऑफ मास के बाद घूम रहा है। अब ये भूल जाए, इस पॉइंट का यूज केवल एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए था, और आई कॉम इंटू ओमेगा, और किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, तो आई कॉम इंटू ओमेगा बाहर की तरफ। इस तरह से मैंने इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट लिख दिया, बाकी वैल्यू पुट कर लेंगे। आई कॉम की वैल्यू, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस है ml²/12। रुकिए पहले, रुकिए। अब सोचिए, मैंने आप लोग को एक सवाल दिया था, शायद आपको याद नहीं, कि टेबल पर ये रॉड पड़ा हुआ था और एक पार्टिकल ऐसे आकर के टकराया था, और टकराने के बाद वो पार्टिकल रुक गया था, और मैंने पूछा था कि बताओ जितने टाइम में ऐसे करके 90 डिग्री घूमेगा उतने टाइम में कितना आगे चलेगा। वो सवाल आपको याद है? वो सवाल मैंने कराया था, और उस सवाल में जानते हो मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज किया था। मैंने बोला था देखो बेटा, टकराया तो टकराने के बाद इसमें v वेलोसिटी आ जाती है, मोमेंटम कंजर्व करके v का एक इक्वेशन लिखा था, और फिर मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा था। पता है किसके अबाउट करा था? सेंटर के अबाउट करा था। और उस दिन जब मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा था, तो मैंने बोला था बेटा घूम रहा है ना, आई ओमेगा कर लो, बस बोला था ना, घूम रहा है तो आई ओमेगा कर लो। सोचो, अरे तुम्हें कहाँ याद रहता है? टकराने से पहले का एंगुलर मोमेंटम और टकराने के बाद का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया था मैंने। अब बोला था टकराने से पहले रॉड रेस्ट में है तो एंगुलर मोमेंटम 0, पार्टिकल चल रहा है तो mvl, l की जगह l/2, i इक्वल टू टकराने के बाद पार्टिकल रेस्ट में 0 प्लस। अब फिर बोला था देखो बेटा ये घूम रहा है ना, i कॉम इंटू ओमेगा, ऐसे बोला था ना, i कॉम इंटू ओमेगा। उस दिन मैंने अंदर ही अंदर कॉम्प्रोमाइज करा था कि नहीं, सही बात अगर बता दिए तो दंगा फसाद हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और अनकंट्रोलेबल जो है सिचुएशन बन जाएगा। इसलिए सुनिए, आई इंटू ओमेगा सही लिखा था, लेकिन एक रीजन मैंने वहां पर नहीं बोला था। रीजन ये होता बेटा, क्योंकि मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देख रहा हूं, तो ट्रांसलेटरी मोशन कैसे एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हमारे यहाँ तो बैल है, जैसे बोला वैसे ही परेशान। अच्छा बेटा बताओ, ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ, जल्दी बताओ। जैसे टॉर्क के लिए बोलते थे कि लाइन ऑफ एक्शन अगर ओ से पास हो तो टॉर्क 0, तो लाइन ऑफ मोशन ओ से पास हो रहा तो टॉर्क 0। उसी तरह यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर देखिए v लीनियर मोमेंटम आ गए, लीनियर मोमेंटम का लाइन ओ से ही पास हो रहा है, तो हम बोलते हैं सर लीनियर मोमेंटम कैसे, देयर इज नो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। इसलिए मैंने सिर्फ वहां पर आपको यही बताया आई ओमेगा, और आप सेटिस्फाई हो गए थे। आपने एक क्वेश्चन उठाया कि सर वो मोशन ट्रांसलेटरी वगैरह उसका कुछ नहीं देखते हैं, तो चूंकि अगर मैं एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करता, तो फिर आपने फिर ये भी नहीं पूछा था मेरे से कि सर आप एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर रहे हो, कर सकते हो? तो बोले हाँ कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, हिंज नहीं है कहीं पर। तो आपने एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट कंजर्व किया। जरा एक काम करो, जरा सर इसके अबाउट जरा कंजर्व करके दिखाना। आपने नहीं पूछा मेरे से, हम एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट कंजर्व। अरे सुनो पहले दिल पे मत ले लेना, अरे बड़ा गलती हो गया था भाई, बात ही नहीं पूछा था।
अच्छा हुआ तुम लोग ने वहां नहीं पूछा, क्योंकि इतना सोचने का वक्त मैंने दिया ही नहीं था तुम्हें, ठीक है। और तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हो तो हम जानते थे, तो पूछ ही नहीं सकते हो, और दिमाग ही नहीं वहां तक जाएगा। सर आपने ये बोल दिया था कि हम जरूरत क्या है। वक्त नहीं दिया ना, सोचने का वक्त दिया नहीं। मैंने एक बार उड़ा दिया और तुमने मान ही लिया था वहां पे, लेकिन ज्यादा ये बवाल काट देंगे। जरूरत क्या है, बात खत्म कर दी मैंने। अब देखो, अगर मुझे इस पॉइंट के बाद एंगुलर टर्म कंजर्व करना, बेटा सुनो, इस पॉइंट के बाद एंगुलर टर्म कंजर्व करना होता तो यही केस होता, ऐसा ही केस होता। और अगर मैं ये लिखता तो आप क्या हाल करते, है कि नहीं? वैसे ही हालत खराब है, ठीक है, इसलिए मैंने वहां पर नहीं बताया। अब आप समझ में आया कि इस पॉइंट के बाद अगर एंगुलर टर्म कंजर्व करते हैं, इसके बाद करने पर MVR वाला R का टर्म 0 हो गया, इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन का एंगुलर टर्म लिखा ही नहीं, केवल I ओमेगा लिख दिया। बोलो क्लियर हुआ? अब आप इस पॉइंट के बाद में एंगुलर टर्म कंजर्व कर सकते हैं। अरे बोल दो ना, नहीं समझ में आया? अरे कुछ तो बोलो। अजीब बैल है भाई, ये लिखना आ गया ना, अब छोड़ दो, तुम इसको छोड़ दो, इसको तो बिल्कुल ही छोड़ दो। मुझे मालूम था, इतना पढ़ाने के बाद जब मैं ये बोल रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा है, तो वहां पर बताओ मैं पढ़ाता बोलता क्या हाल होता, इसमें बोला था धन का फसाद हो जाता। आप इसको लिख लो, आप इसको लिख लो, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। अब देखिए, लिख लिया बेटा? अब इसी कंसेप्ट पे देखिए, मैं 2 क्वेश्चन कराता हूँ, चैप्टर को फिनिश करता हूँ, विराम देता हूँ इस क्वेश्चन चैप्टर को। देखिए लिख लिया? चलिए आप मुझे बताइएगा, मेरी मदद आप करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसे आया, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, इधर हम कभी कभी यदा कदा घर में भी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फुटबॉल से खेलते हैं, बोलते हैं रुको बेटा तुम वहीं पर खड़े रहो, मैं इधर से फुटबॉल भेजता हूँ। ये ऐसे करके हाथ से ऐसे करके जमीन पे ऐसे धक्का देते हैं। या तुम लोग तो खैर सोफिस्टिकेटेड हो, तुम लोग वो वाला खेलते हो ना जिसमें 5 लोग ऐसे करके रहता है, ऐसे करके गेंद से मार के गिराते हो, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अच्छा तुम्हें नहीं पता, हमारे तरफ है 100 फुटा रोड पे दियालबाग में, वो खुला हुआ है, जिसमें क्या होता है बॉल होता है, अब 5 ऐसे 6 ऐसे करके वो ऐसे रहते हैं, उसको गिराते हैं, फटाक से फिर वो ऐसे रॉड गिरती है कि वाह, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, थ्रो बॉल कहते हैं कुछ ऐसे ही। हाँ ऐसे ही, एक मिनट, कई जगह पिक्चरों में मैंने देखा है, फिर मैं कुछ दिन पहले रियलिटी में ऐसी, मैं गया नहीं था करने, मैंने कहा वो क्या है भाई यहाँ पे बड़ा भीड़ भाड़ है। अच्छा मैंने देखा बड़े घर के रईस अमीर लड़के सब लोग एक साथ, सब बिल्कुल बड़े फॉर्च्यूनर गाड़ी से, मैं उधर से गुजरा, हो क्या रहा भाई, तो मैं भी गया, मैंने कहा चलो भाई देखते क्या ड्रामा क्या तमाशा हो रहा है। मैं देखा अरे भाई साहब बड़े घर के बच्चे सब एकदम स्टाइलिश वाले लोग, पूरा एकदम ऐसे करके खेल रहे हैं एकदम, वाह यार क्या शौक है भाई। खैर साथ अरे भाई देखा मैंने, चलो खैर मुंडी पर बेटा, आप कभी ऐसे करके धकेलते हैं रॉड को, बॉल को, अब सुनिए इसमें क्या ओनली ट्रांसलेटरी मोशन है ना? अरे बैल है, ओनली ट्रांसलेटरी मोशन है, ओमेगा नहीं दिया बैल बुद्धि। अच्छा सुनिए इसमें ओनली ट्रांसलेटरी मोशन दिया, क्या ये इस सरफेस पर फिसलेगा? अरे फिसलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन 2 काम करेगा मुंडी पर रख के, ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन 2 काम करेगा मुंडी पर रख के। एक फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है वेलोसिटी के, क्या करेगा? रिटार्डेशन होगा, यानी स्पीड को बढ़ाएगा कि घटाएगा? कम करेगा। और फ्रिक्शन ये टॉर्क इधर प्रोड्यूस करेगा, तो क्या ओमेगा इधर की तरफ बढ़ाएगा? और कुछ दूर फिसलने के बाद ये प्योर रोल में आ जाता है। इन द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, मान लीजिए वेलोसिटी घट करके v से v0 हो गया और इस तरफ ओमेगा आ गया, और ओमेगा बराबर हो गया v बाई r, तो हमसे कहेगा कि अब ये प्योर रोल शुरू हो गया। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड नहीं होगा, कुछ दूर घिसने के बाद ये प्योर रोल शुरू हो गया। क्वेश्चन पूछेगा
बताओ कितने डिस्टेंस के बाद चलने पर, कितने डिस्टेंस चलने पर ये प्योर रोल शुरू करेगा, या ऐसा करने पर कितने टाइम बाद प्योर रोल शुरू करेगा। इस क्वेश्चन को बाय मेथड अगर बनाए तो लंबा चौड़ा जाता है, और हमें नीट के एग्जाम में बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल को बनाना है। मेथड याद रखोगे तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, बस मुंडी ऊपर करना क्या है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात पहले सुनो, मेरे कंसेप्ट सुनो जो मैं बोल रहा हूं कि देखो इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम सरफेस के किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा। आप बोलेंगे सर फ्रिक्शन लग रहा है, कंजर्व कैसे होगा? मैं बोलूंगा देखो बेटा जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को पकड़ लो, सरफेस का एक पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। क्यों? तो बोलेंगे देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तब रहता है जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है। एक्सटर्नल टॉर्क जब जीरो होता है इस पॉइंट के अबाउट, देखिए फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन ए से पास करेगा, टॉर्क जीरो। mg और नॉर्मल एक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर है, और mg का टॉर्क इधर और नॉर्मल एक्शन का टॉर्क इधर, दोनों टॉर्क जीरो, बैलेंस हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, तीन ही फोर्स लगेंगे ना, mg, नॉर्मल और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो क्यों है? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ए से पास कर जाएगा। mg और नॉर्मल के टॉर्क का रिजल्टेंट जीरो आएगा, क्योंकि mg और नॉर्मल मैग्नीट्यूड में बराबर है, और a से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg का उतना ही नॉर्मल एक्शन का। इसीलिए mg और नॉर्मल के टॉर्क आपस में एक दूसरे के अपोजिट है तो काट देंगे एक दूसरे को, तो नेट टॉर्क बिकम्स जीरो। इसलिए कभी पहले तो ये थ्योरेटिकल सवाल अगर पूछ दे कि अगर कोई सरफेस पर कोई बॉडी इम्प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है या प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा, तो हम बोलते हैं सरफेस, जिस सरफेस पे ये रोल कर रहा है चाहे वो प्योर हो या इम्प्योर, सरफेस के एवरी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम विल कंजर्व। सरफेस के एवरी पॉइंट के अबाउट द एंगुलर मोमेंटम विल कंजर्व। बस हो गया। अब देखो देखो अब ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, कंजर्व रहेगा। अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे बनाता हूं, मुझे ये v दे देगा, v नॉट नहीं देगा, मुझे ये v दे देगा, v नॉट नहीं देगा, कोई बात नहीं, बस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। बोलो क्लियर? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। बताओ बेटा a पॉइंट है तो mv इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास पे वेलोसिटी v है, और m मास का पार्ट के लिए यहां सोचेंगे mv इनटू रेडियस। इज देयर एनी रोटेटरी मोशन? नो सर, कोई रोटेटरी मोशन नहीं है, तो ठीक है भाई, केवल ट्रांसलेटरी मोशन के एंगुलर मोमेंटम किधर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। अब यहां ये mv नॉट इनटू r होगा, अरे r तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और अंदर की तरफ, और ओमेगा की वजह से भी अंदर ही होगा, और i कॉम इनटू ओमेगा करना बस, क्योंकि ओमेगा वाला में i कॉम इनटू ओमेगा, इसमें mv r के लिए पॉइंट का यूज है, बस i कॉम इनटू ओमेगा। अगर मान लो मैं बोलूं स्फीयर है, ये क्या है बेटा? स्फीयर है, तो बताओ i कॉम इनटू ओमेगा में 2/5 हमारे स्क्वायर होगा उसके एक्सिस के बाद इनटू ओमेगा, क्या ओमेगा की वैल्यू v नॉट बाई r होगा? जल्दी बताओ, मुझे v दिया था, मैं v नॉट निकाल लेता हूं, r से r कैंसिल, m दोनों तरफ से कैंसिल आउट, ठीक है। देखिए 2/5 v नॉट इनटू r, और ये v नॉट इनटू r, देखिए तो बेटा इसमें 5 एलसीएम होगा, 5 + 2 7 v नॉट इनटू r से r कैंसिल, तो v नॉट बराबर आ गया, कितना आएगा जल्दी बताओ? 5/7v, 5/7v, देखो v नॉट निकल के आ गया। और सोचो अगर तुम्हें फाइनल स्पीड मिल गया, तुम्हें इनिशियल स्पीड मालूम है, और फ्रिक्शन याद करो, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से a बराबर μg पढ़ाया था, एक्सेलरेशन, जब कोई बॉडी स्लाइड करता है सरफेस पे a बराबर μg, तो बोलता है बताओ डिस्टेंस बताओ, बोले सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा। अगर बोलता है डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो क्या मैं थर्ड इक्वेशन लगा दूं, v² बराबर u² - 2as, फाइनल स्पीड कितना है 5/7, तो 25/49 v² बराबर v², a की वैल्यू 2 μg इनटू s, लो जी हो गया s की वैल्यू। टाइम v बराबर u - 80, अगर बोलेगा टाइम तो v बराबर u - 80, निकाल देंगे वहां से टाइम। बाई प्रोसेस बनाने बैठोगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है, और ये बड़ा अच्छा ट्रिक है, एंगुलर कंजर्व करके फाइनल स्पीड निकाल लो और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व। घबराहट हो रही है?
बताओ कंसेप्ट क्या है, क्या एंगुलर मोमेंटम सरफेस के एवरी पॉइंट के अबाउट टेंजेंट रहेगा। यही थ्योरेटिकल सवाल आता है, न्यूमेरिकल बन जाता है, लिख लो। घबराना नहीं, जल्दी लिखो प्लीज। छोड़ लिख पड़े बेटा। नीचे लाइन चेंज करके एक कंसेप्ट लिख लीजिएगा। नीचे लाइन चेंज करके कंसेप्ट लिख लीजिएगा। देखिएगा, एक बड़ा काम का कंसेप्ट है, भूलिएगा नहीं, भूल गए तो पूरे एग्जाम में रास्ता फैलेगा। का टॉपर है, तुम हंस रहे हो। अच्छा रैंक लेके आएगा वो बच्चा। ऐसे बच्चों के ना फोटो वीडियो बना के देखिए, मम्मी पापा को भेज दो आराम से। मम्मी पापा को पता चले ना, इनके माता पिता को पता चले कि क्या हाल करते हैं। उन्होंने सोचा होगा, अच्छा वो घर में बात करते हो, देखो बच्चे को मैंने बिल्कुल सही ट्रैक पकड़ा दिया, अच्छी कोचिंग दे रहा हूँ, एकदम सिलेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। ऑफिस में अपने कलीग से बात करते होंगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, पीएमडी प्रिपरेशन कर रहा है नीट की, देखिए सिलेक्ट हो जाएगा, कोचिंग सब करा रहा हूँ, सारी सुविधाएं अपने बच्चों को दे दिया है। और जब उनका नहीं होता ना बच्चों का, फिर वही पेरेंट्स ना अपने कलीग, जैसे किसी ऑफिस में काम करते हैं, बगल में शर्मा जी बैठते हैं टेबल पे, और सिंह साहब, हाँ बताइए शर्मा जी क्या हुआ बच्चे का, आ गया नीट का रिजल्ट, तो मैंने देखा कल आ गया, अखबार में दिया हुआ था। अरे वो बच्चे का इतने नंबर से रह गया, अब क्या करे, वो बोलेंगे क्या। आप तो बड़े मौज मस्ती में फेल हो जाते हैं और मुस्कुराते बोलते हैं हम तो फेल हो गए, एक बार और फिर से। लेकिन आप नहीं जानते आपके मम्मी पापा पे क्या गुजरती है। आप तो बड़े मजे में पढ़ते हैं, स्कूल नहीं है ना बेटा 9-10 का कि पास तो हो ही जाओगे, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। फेल होने के बाद जो हालत होती है ना, तुम्हें पता नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप उस सीरियसनेस को समझ नहीं रहे हो, आप तो मौज मस्ती में चल रहे हो। वो सीरियसनेस जिस दिन समझ जाओगे ना, डबल पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। अभी तो मजा आ रहा होगा, है नहीं है। लिख लिया बेटा, लिखिएगा स्टार मार के कंसेप्ट में, नीचे स्टार मार के कंसेप्ट में लिखिएगा। लिखिए, बोले द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग बॉडी, the angular momentum of the rolling body, bracket में either pure or impure, either pure or impure, bracket 1, on horizontal surface, the angular momentum will conserve। ये पहले लिख दिए थे ना, the angular momentum पहले लिख देते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो कॉमा करके लिखिएगा विल कंजर्व, कॉमा करके विल कंजर्व एट एनी पॉइंट, विल कंजर्व अबाउट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, अबाउट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस एनी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट। ये था आपका रोटेशन, यहीं तक मुझे आता है, यहीं तक मैंने पढ़ा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल 10:30